नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर योगेश अटल का निबंध संस्कृति और राष्ट्रीय एकीकरण। इसका सारांश आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्र के निवासियों में धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र का भेदभाव किए बिना एकता का भाव होना राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। मतलब भारत के जो निवासी हैं उन सब में धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता और इस भेदभाव किए बिना ही उनके बीच में जो एकता की भावना है वही राष्ट्रीय एकीकरण कहलाती है। नागरिकों के आपसी व्यवहार और विचारों से यह उत्पन्न होती है। यह राष्ट्रीय एकीकरण किससे उत्पन्न होता है? देश के नागरिकों के आपसी व्यवहार और उनके विचारों से। हमारा कर्तव्य है कि हम उन शक्तियों और विचारों का विरोध करें जो हमारे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए खतरा है, क्योंकि देश में यदि एकता की भावना कम होगी तो देश के लिए यह खतरा होगा। एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखें। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हो। भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अनेक धर्म के लोग रहते हैं और ऐसे में इनमें भाषा, संस्कृति और उपासना पद्धति आदि का अंतर है। इतना अंतर होने पर भी राष्ट्रीय हितों को लेकर इनमें एकता है। मतलब इनमें भले ही संस्कृति की, उपासना पद्धति की और भाषा का अंतर हो, लेकिन इनके बीच राष्ट्रीय हितों को लेकर एकता है। राष्ट्र हित में सबके विचार समान हैं। अनेकता में एकता की यह भावना हमारी एकता को बल प्रदान करती है। भारतीय संविधान में अनेक ऐसे तत्वों का समावेश किया गया है जिनसे भारतीय लोगों के बीच एकता बनी रहती है। सबसे पहले भारतीय नागरिकों को समान मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत के सभी नागरिकों को समान मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है, क्योंकि यदि भेदभाव होगा तो असमानता उत्पन्न होगी और लोगों के बीच संघर्ष उत्पन्न होगा। सभी भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में समाज के पिछड़े वर्ग को संरक्षण प्राप्त है। प्रत्येक संप्रदाय को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। सभी अपनी अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन मौलिक अधिकारों के कारण सभी लोग स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्राप्त करने के अधिकारी हैं और अपने धर्म का पालन स्वतंत्रता से कर सकते हैं। एकीकरण में दूसरा सहायक तत्व है समान मौलिक कर्तव्य। जैसे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वैसे ही सभी को मौलिक कर्तव्य भी प्रदान किए गए हैं और सबको उनका पालन करना होगा। ये मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों को दिए गए हैं। वे भारतीय संविधान और उसके आदर्शों का पालन करें। पहला कर्तव्य है कि सभी भारतीय संविधान का और उनके आदर्शों का पालन करें और राष्ट्र संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। राष्ट्रगान का सम्मान करें। अब तीसरा तत्व जो भारतीय एकता को बनाए रखता है वो है धर्मनिरपेक्षता। भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसमें किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। भारत में सभी व्यक्तियों को कोई भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। यहाँ किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाता। किसी विशेष धर्म को इसमें बढ़ावा नहीं दिया जाता। चौथा तत्व है समान प्रतीक चिन्ह। भारत में सभी के लिए समान राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह निश्चित किए गए हैं और सभी को उनका सम्मान करना होता है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है और ये हमारी राष्ट्रीयता की भावना को बल देते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण में अनेक बाधक तत्व भी हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है। ये बाधक तत्व हैं सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, आतंकवाद और क्षेत्रवाद। सांप्रदायिकता में लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं और उसके प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। सभी लोग अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ समझेंगे और अपना अपना प्रचार प्रसार करेंगे, अपने धर्म के हित को ही राष्ट्र हित से ऊपर समझेंगे। तो ऐसे में संघर्ष होना जायज़ है। सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो इससे देश की जो शांति है, एकता है, वह भंग हो जाती है।
तो सांप्रदायिकता जो है वो राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है। भारत पाक विभाजन जो है वो इसी का नतीजा था। आज भी यह सांप्रदायिकता यदा कदा दंगों का कारण बनती है। भाषावाद में भी लोग अपनी भाषा को महत्व देते हैं, दूसरे की भाषा को कम महत्व दिया जाता है, जिससे भाषा से संबंधित विवाद उठ जाते हैं। जबकि राष्ट्रीय एकता के लिए सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। जातिवाद भी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। क्यों जातिवाद राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है? क्योंकि जातिवाद में उच्च और निम्न वर्ग में समाज बढ़ जाता है और जिसके कारण भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के साथ गंदा व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें तुच्छ समझा जाता है। तो यह भेदभाव इतना बढ़ता जाता है कि धीरे धीरे उच्च और निम्न वर्ग में संघर्ष बढ़ने लगता है। तो इसके कारण एकता में बाधा आती है। आतंकवाद भी एक बड़ा कारण है राष्ट्रीय एकीकरण न होने देने का। धार्मिक कट्टरता के कारण आतंकवादी निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं। वे अपना मत दूसरों पर थोपना चाहते हैं। क्षेत्रवाद की भावना भी राष्ट्र के लिए घातक है। क्षेत्रवाद क्या है? जैसे हमारे देश में कोई ऐसा क्षेत्र है जो अपने क्षेत्र को महत्व देता है, पूरे राष्ट्र को नहीं। वह सोचता है कि हमारा क्षेत्र जो है वो राष्ट्र के हितों से ऊपर है, हमारा हित सर्वोपरि है। तो ऐसे में वह हमारे राष्ट्र से अपने क्षेत्र को अलग करना चाहता है, वह अलग राज्य बसाना चाहता है, राष्ट्र से अलग राज्य की मांग करता है। तो ऐसे में इसे क्षेत्रवाद कहेंगे। राष्ट्र के हितों को ध्यान में न रखकर केवल अपने क्षेत्र के बारे में सोचना और अपने क्षेत्र को राष्ट्र से अलग कर अलग राज्य की मांग करना क्षेत्रवाद है। इस भावना को बाहरी ताकतों द्वारा हवा दी जाती है। जब मनुष्य का जन्म होता है तब वह पशु के समान होता है। उसे पशु से मानव बनाने का कार्य संस्कृति करती है। संस्कृति उसे संस्कार देकर पशु से मानव बनाती है। समाजशास्त्रीय अर्थों में संस्कृति समाज द्वारा सीखे हुए व्यवहार की उस समग्रता का नाम है जो किसी समाज की विशिष्ट पहचान बनती है और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है और निरंतर विकसित होती रहती है। लेखक के अनुसार संस्कृति गतिमान रहती है। बहुत समय से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आने वाली रिवाज परंपरा होती है। जब उसमें अपने समाज का नया भाव या विचार शामिल हो जाता है तो वह नवाचार हो जाता है। पुराने समय से चली आ रही जो रीति रिवाज है, जब उनमें नए समाज के भाव और विचार शामिल हो जाते हैं तो उसे नवाचार कहते हैं। संस्कृति प्रत्येक नवाचार को अपनी कसौटी पर कसती है। उस कसौटी के आधार पर ही नवाचार को स्वीकार या अस्वीकार कर देती है। नवीनता को स्वीकार करने के साथ प्राचीन परंपराओं की भी समीक्षा होती है। कहते हैं कि जो नवीन संस्कार हैं, जो नवीन भाव हैं, संस्कृति उन्हें अपने ऊपर कस कर देखती है, कसौटी पर कसती है। यदि वे सही हैं तो उन्हें स्वीकार करती है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं उन्हें भी आज के समाज की कसौटी पर कसा जाता है, उनकी समीक्षा की जाती है। लेखक का मत है कि संस्कृति में परिवर्तन की क्षमता होती है। उनके अनुसार जो संस्कृति परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती उसकी प्रगति के रास्ते बंद हो जाते हैं। अलग अलग समाज के लोग जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे के खान पान, रहन सहन, भाषा, वेशभूषा का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। जब दो समाज के लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो उनका आपस में रहन सहन का, भाषा, वेशभूषा का प्रभाव पड़ना संभव है। दोनों समाजों की विशेषताएं एक दूसरे में घुल मिल जाती है और एक अद्भुत संस्कृति का निर्माण करती है। लेखक ने इन उप संस्कृतियों को संधि विजी संस्कृति कहा है। लेखक ने सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सांस्कृतिक विविधता को आवश्यक माना है। वैश्वीकरण के इस दौर में विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद कला, धर्म, साहित्य, रीति रिवाज आदि सभी क्षेत्रों में आदान प्रदान बढ़ गया है। जब से औद्योगिक क्रांति हुई है, सभी क्षेत्रों में लोग एक दूसरे की चीज़ों का, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज का आदान प्रदान
कर रहे हैं। पंजाब की मक्के की जो रोटी है, सरसों का साग है, दक्षिण के भारत के जो लोग हैं बड़े चाव से खाते हैं और दक्षिण भारतीय जो व्यंजन है वे उत्तर भारतीय भी मज़े से खाते हैं। अमेरिका, यूरोप में भी भारतीय व्यंजन मज़े से खाए जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वैश्वीकरण के दौर में समाज में परिवर्तन के साथ साथ अब संस्कृतियां भी एक दूसरे से प्रभावित हो रही हैं और इसी कारण बिहार का छठ पर्व और महाराष्ट्र का गणेश उत्सव अब उत्तर और दक्षिण भारत में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर निबंध समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।